खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। ससुराल लौटने से इनकार करने पर सास की आंखों में मिर्च डाल पत्नी का किया अपहरण। बख्तल चौकी क्षेत्र की कमला कॉलोनी में हुआ हंगामा। नामी ब्रांडों की नकली शराब बेचने का हुआ खुलासा। आबकारी टीम ने नयाबास में दबिश देकर दबोचा आरोपी। भारी मात्रा में देसी शराब सहित अंग्रेजी मदिरा की खाली बोतलें की जब्त। सोने के बहाने पीतल के आभूषण थमा ऐंठे 7 लाख। NAB पुलिस ने की 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। और मंदिरों को भी नहीं बख्श रहे कलयुगी चोर। अखेपुरा क्षेत्र के 2 मंदिरों में दान पात्र तोड़ पार की नकदी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। ससुराल जाने से मना करने पर शराबी पति ने अपने साथियों के साथ हंगामा मचाया। उसने सास की आंखों में मिर्च डाल दी और पत्नी को जबरन उठा ले गया। यह घटना अलवर के बख्तल चौकी क्षेत्र स्थित कमला कॉलोनी में सामने आई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता चंदना कुछ समय पहले मायके आई थी और पति बबलू के पास लौटने से इनकार कर रही थी। उसका आरोप है कि बबलू आए दिन नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करता है और प्रताड़ित करता है। पत्नी के इनकार से खफा बबलू शराब के नशे में करीब 1 दर्जन नकाबपोश युवकों के साथ चंदना के घर पहुंचा। परिवार द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया तो सभी जबरन अंदर घुस गए। आरोपियों ने पहले सास मंजू देवी पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया, जिससे उनकी आंखों में जलन हो गई। इसके बाद महिलाओं के साथ मारपीट की गई और चंदना को वह जबरदस्ती उठा ले गया। परिजनों ने उद्योग नगर थाने में अपहरण, मारपीट और घर में जबरन घुसने को लेकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मेरी लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती थी, उसको जबरदस्ती ले जा रहे थे। उसने मना कर दिया कि भाई मैं ससुराल नहीं जाना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। तो वो आए। बड़ा क्यों नहीं रहना चाहती? वो लड़का नशा पता करता है, तो मारपीट करता है रात दिन उसके साथ, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। तो उसके और बबलू है मेरे जवाई का नाम, वो आया और उसका मौसी का लड़का और 15-20 जने और गुंडे लेकर आया था। वो आते ही हमारी आंखों में मिर्ची डाली और हमको हल्की डंडों से मार पिटाई करी, घर में तोड़ फोड़ की। किस किस को चोटें आई है? मेरे को और मेरी बड़ी लड़की को चोटें आई है, और मेरी जो लड़की है उसको ले गए जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में पटक कर। कितने लोग थे? लगभग 15-20 जने थे। किस किस को पहचानते हैं? अब वो जो आए थे गुंडे उनको हम जब पहचानते हैं, बल्कि यही है बस मेरे जवाई और छोटा दामाद और वो उसका मौसी का लड़का, उनको हम पहचानते हैं। उसका क्या नाम? छोटा दामाद का नाम है राकेश योगी और मौसी के लड़के का नाम है अजय, और जवाई बड़ा का नाम है बबलू। नामी ब्रांडों की बोतल में देसी शराब भरकर बेचने के कारोबार का खुलासा हुआ है। इन ब्रांडों का लेबल लगे हाफ और पव्वों में देसी शराब भरने वाले अड्डे पर आबकारी पुलिस पहुंची। साथ ही आरोपी दीपक गुप्ता को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से पैकिंग सामग्री और 6 पेटी देसी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उधर आबकारी पुलिस के DSP दिगंबर सिंह डागुर ने बताया कि टीम ने शहर में नयाबास क्षेत्र में एक मकान पर दबिश दी थी। उधर आरोपी ने बताया कि वह देसी शराब को अंग्रेजी शराब के अनेक ब्रांड्स में मिलाकर नए ढक्कन लगाकर बाजार में सप्लाई करता था। ऐसे में वह सस्ती शराब को महंगी बनाकर बेच रहा था। पुलिस इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ और जांच कर रही है। सूचना मिली थी मुखर के द्वारा कि RML की रिफिलिंग करके और IFL बना के बेची जा रही है, तो मौके पर दबिश दी गई। तो RFP दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसमें मौके पे ही वो रिफिलिंग करता हुआ मिला था। उसमें की टिपर ब्रांड होती है RML, उसको मिक्स करके BP, RS और MCD बना रहा था। उसके घर से बरामद हुई है सील एवं ढक्कन एवं पौवे बरामद हुए, कुछ तैयार माल बरामद हुआ है और साथ में ही देसी की लगभग 6 पेटियां मिली हैं। एक महत्वपूर्ण श्रेणी का केस दर्ज किया गया है और साथ में उनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है। अभी सर मतलब ये क्या खिलवाड़ है तरह से लोगों के साथ? हाँ, शराब का एक तो रेवेन्यू का लॉस है, साथ में ग्राहकों के साथ धोखा है।
एज हम उसको नकली तो नहीं है वो, लेकिन चीपर ब्रांड को हाई ब्रांड में मिक्स करके बेचा जा रहा है, तो ग्राहक के साथ धोखा है और सरकार के रेवेन्यू का लॉस। असली सोने के आभूषण बेचने के बहाने पीतल के आभूषण देकर 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया कि गत दिनों ठुमरेला लक्ष्मणगढ़ निवासी परिवादी हुक्मचंद ने रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया कि 2 लोगों ने उसे मकान खुदाई में सोने के जेवर मिलने का झांसा दिया था। उसके बाद पीतल के आभूषण देकर 7 लाख रुपए ठग लिए। जांच के बाद पुलिस टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपी बापर्दा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। भी थाना इलाके में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो लोग थे उनका एक गिरोह था। वो क्या करते थे कि जो नकली सोना है, मतलब पीतल है, उसको एज अ असली सोना करके लोगों को गुमराह करके बेचते थे। शुरुआत में ये जो लोग थे ये परिवादी को घी बेचने के बहाने मिले और उसके बाद उन्होंने परिवादी को ये कहा कि हमारे पास जो है वो पीतल का जो सोने के जो है वो आभूषण है, आपको बेचना है। जब उन्होंने बेचे उसके बदले उन्होंने 7 लाख रुपए लिए। बाद में परिवादी को पता चला कि जो आभूषण बेचे थे वो सोने के न होकर वो पीतल के हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की। बाद में जो है 3 आरोपियों को बापर्दा इसमें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। कलयुग में चोर मौका मिलते ही मंदिरों पर हाथ साफ करने से भी नहीं चूकते। अलवर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाते हुए चोरी को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार गत रात्रि अज्ञात चोरों ने काली माता मंदिर के समीप स्थित शिव मंदिर का गेट तोड़ दिया और अंदर रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तब चोरी का पता चला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं कुछ समय बाद पता चला कि मंदिर से करीब 300 मीटर दूर स्थित भैरू के चबूतरे पर भी दान पात्र को तोड़कर चोरी की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों स्थानों से करीब 8 से 10 हजार रुपए की नकदी चोरी हुई है। मंदिर के पंडित महेश शर्मा, स्थानीय निवासी कैलाश, सुनील और रामचरण ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे मंदिर भैरू बाबा का मंदिर भैरू के चबूतरे में अज्ञात लोगों ने मेन मतलब जो गेट है सरियों का वो तोड़ के अंदर घुसे हैं और घुसने के बाद उन्होंने दान पात्र को तोड़ा है और इसमें जो भी नकदी पैसे थे उनको सबको निकाल कर ले गए। लगभग 10,000 रुपए के आसपास। हाँ, 10,000 रुपए के आसपास। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर दिया? अभी नहीं करवाई। कब सूचना देने जाओगे? हाँ, सूचना दे देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है, मोहल्ला भैरू का चबूतरा अलवर का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना बता रहे हैं पंडित जी, ये रात करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ से जो है चोरों ने लोहे की कोई मजबूत चीज से इसको तोड़कर जो है उसको चोड़ा है। चोड़ाने के बाद जो मंदिर के अंदर प्रवेश करा उन्होंने। प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो दान पात्र है उसमें से तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए की जो नकदी है चोर 1 से 3 बजे के आसपास चोरी करके गए हैं। और चोरी से हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें भय व्याप्त है और रोष भी है लोगों में। मैं पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने का आशा चाहता हूं। मंदिर में चोरी हुई? हाँ, यहाँ से करीब 200-300 मीटर के आसपास एक मोहल्ला पड़ता है सर अखेपुरा, वहां पे भी है। कल जो चोरों ने मंदिर की दान पेटी में हाथ साफ किया है। अखेपुरा मोहल्ला शिव मंदिर डेरावाल सत्संग भवन में एक प्राचीन मंदिर है जो 4 साल के तकरीबन बनवाया गया था। और इसमें रात को कोई चोरों ने चोरी की है। जो दान पात्र में से जो भी इसमें कैश था वो निकाल के ले गए हैं। कहाँ से चोर आए थे? चोर पिछले गेट से, एक लोहे वाला गेट है, उसको नीचे से बोड़ के उसके अंदर एंट्री करके अंदर घुसे। सुबह पता लगा क्या? हाँ, सुबह जब यहाँ आरती के समय हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो आरती करने के लिए आए तो ही यहाँ चोरी का पता चला। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में 2 मंदिरों में चोरी हो गई। चोर एक मंदिर से 8 से 10 हजार रुपए चोरी कर ले गए। वहीं दूसरे मंदिर से दान पात्र को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने थाने में शिकायत दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये दान पात्र है जिसमें से चोर ने चोरी की वारदात की है। ऐसे में आसपास के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें
डर का माहौल है और गुस्सा भी जाहिर है कि 2 मंदिरों में चोरी हो जाती है, लेकिन पुलिस गश्त कमजोर कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। और वहीं अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार दयानंद नगर स्थित शुभम बिल्डर्स के पास मकान के बाहर खड़ी बाइक को 2 अज्ञात चोर चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले एक चोर आया जिसने करीब 30 सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर बाद दूसरा चोर आया और बाइक को स्टार्ट कर फरार हो गया। पीड़ित लखपत खान ने बताया कि उनके बेटे की शादी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। रात करीब 11:30 बजे चोरों ने मौका पाकर बाइक का ताला तोड़ दिया। फिलहाल वैशाली नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर अलवर में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव का कहना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लोग अब तक याद रखते हैं। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी और खड़गे की सहमति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनका दबदबा बन सके। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 11 तारीख को रिजल्ट है। 11 तारीख और 6 तारीख का 2 चरणों में हो रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आउट हो जाएगा। निश्चित तौर पे 243 सीट विधानसभा की हैं, जिसमें 61 कांग्रेस और बाकी अन्य दल उसमें लड़ रहे हैं। और एनडीए की जो गठबंधन है, जो पूरे घटक दल जो हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है जनता ने और पूरा विश्वास है। सभी एक मुश्त चुनाव को उठा रहे हैं और बड़े लीडर वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे वहां एनडीए का शासन न होकर के हमारे कांग्रेस का गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, जो रहा हमारे राष्ट्रीय प्रतिपक्ष नेता और खड़गे साहब ने, राहुल और खड़गे साहब ने जो निर्णय लिया है, राहुल इसको गहलोत जी को वहां भेजा था और गहलोत जी एक बहुत बड़े जादूगर माने जाते हैं बिहार के अंदर। उन्होंने जो इतने भी अलायंस थे जिन पार्टियों के, उनसे बातचीत करके उनको विश्वास में लेकर के ही हमारे तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है और सभी ने मान लिया उन्होंने नेता, और निश्चित तौर पे सीएम वो ही बनेंगे। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब इन लोगों ने लालू के उसके ऊपर दम के ऊपर वो जीत रहे हैं। नहीं, लालू ने कौन सा काम किया था? उन्होंने भी बहुत काम किया था। मैं आपको याद दिला दूं, जब वो रेल मंत्री थे, हमारे देश की सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय, उन्होंने ऐसा विजन चलाया, आज उनको तो बहुत याद करते हैं, जो कि एक गरीब के सहारा बने। वो जो कुल्हड़ के अंदर जो चाय बिकवाया और रेलवे को उस पहला नंबर जो रेल मंत्री है जो कि रेल को इजाफा दिया, उसके बाद उससे पहले कोई रेल मंत्री ने रेल विभाग को इजाफा नहीं दिया, उन्होंने दिया। तो ये जो उनके जो पुत्र हैं, इनका भी विचार वही है। इन्होंने कमिटमेंट किया है, जो मैनिफेस्टो बनाया है, हर घर से एक नौकरी देने का, वो वादा पूरा करेंगे। जो डिजर्व करते हैं उस घर से एक नौकरी मिलेगा। दूसरा, इनका जो पढ़े लिखे हैं युवा है और युवा उनके साथ है। देश के अंदर युवा की 60% जो पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं, उसके अंदर युवाओं की शक्ति ज्यादा है, युवा उनके साथ है। निश्चित तौर पे इस बिहार के अंदर पहले एनडीए ने मांझी जी को बनाया तो वो भी फेल हो गए, और नीतीश ने तो लूटा है बिहार को। उन्होंने बेकुंड के ऊपर पहुंचा दिया, उनको दम घोट दिया पूरे बिहार का। इसलिए नीतीश को और दूसरे जो उनके साथ जो घटक दल जो मिले हुए हैं, जनता बिहार की नहीं पसंद करती, नकार चुके हैं। जनरल राज
बना रखा है, न कोई बिजनेस है, न कोई नौकरी है, न कोई उद्योग है। बिहार की जनता का गला घोट दिया, उनका दम घुट रहा है ऐसी सरकारों से। इसलिए वो चाहते हैं इस बार कांग्रेस की सरकार, हमारी जो सरकार के जो साथ मिले हुए हैं उनके ऊपर विश्वास किया है। सारे घटक दलों ने विश्वास में लेकर के तेजस्वी को सीएम के दावेदार बनाया है, तो सोच समझ के बनाया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राहुल गांधी को दबाव के कारण तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ा। गंडूरा के अनुसार भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले सामने नहीं लाया जाता और परिणाम आने के बाद घटकों की राय से यह निर्णय होता है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। यहाँ तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, वहीं चुनाव के क्या परिणाम होंगे, किस तरह से बीजेपी आगे है या पीछे है? देखो, बिहार चुनाव में गठबंधन दोनों तरफ से हो रहा है। कांग्रेस के जो घटक दल है, खासतौर से जो लालू यादव की पार्टी है, उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे कर रखा था। पहले कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। काफी दबाव के बाद उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक जो है, एनडीए पार्टी, उन्होंने अपना कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उनका कहना है कि वोट गिर जाए उसके बाद सब दल मिल बैठ के अपना चेहरा प्रेजेंट करेंगे और जिससे सभी का उसमें समायोजन होगा, सभी का योगदान होगा मुख्यमंत्री चुनने में, और वही ठीक रहता है। सभी जीतने के बाद सब अपना मुख्यमंत्री चुने और सरकार चलाएं। अब तेजस्वी को पहले से मुख्यमंत्री चुनना, इसका मतलब है कि दबाव में तेजस्वी को दबाव में पार्टियों ने तय किया है। इन पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप है, पहले ही काफी दिन जेल में रहे। एक परिवार के बाद में ही बिहार में लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव, यानी परिवार ही मुख्यमंत्री बनता चला रहा है। जबकि बिहार में और भी दल है, इनके पास और भी दल है, उनमें से भी मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, होना ही चाहिए, तक चुनाव के बाद तय करें। बहुत ही गलत परंपरा है। इसीलिए एनडीए समर्थन दल के मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। इसमें इसका क्या लाभ मिलेगा जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है तेजस्वी? इसका लाभ मिलने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि जो और दल है उनका मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, और वो चाहेंगे इसको हराया जाए जिससे मुख्यमंत्री हमारा बने। जो इस घटक दल में भी इतने दिन से तय हुआ, ये इतने दिन के बाद तय हुआ, इसका मतलब वो नाराज तो थे, वो नहीं चाहते थे इसको बनाना, और जब बना भी दिया तो वो चाहेंगे कि ये हारे या इनके गुट को कम वोट मिले, जिससे कि मुख्यमंत्री चेहरा न बन सके, मुख्यमंत्री का दूसरा ही कोई आदमी बने। गौरतलब है कि 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में मतदान होगा एवं 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम केरवावाल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पाइप से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत युवक को मालाखेड़ा के अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान केरवावाल निवासी 30 वर्षीय बीरबल के रूप में हुई है। मृतक के चाचा रामदास ने बताया कि बीरबल शाम को खरखड़ा से अपने घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बीरबल परिवार में सबसे बड़ा था और उसके एक भाई एवं 4 बहनें हैं। युवक की मौत से परिवार गम में डूब गया। इसका नाम बीरबल है। पिताजी का नाम क्या है? रामवीर सिंह। जाति क्या है? मैं राजपूत, मैं इसका चाचा हूँ। अच्छा,
कहाँ का रहने वाला था ये खरकड़ा का। अच्छा, खरकड़ा कहाँ पड़ता है? ये केरोवाल के पास में पड़ता है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? केरोवाल जा रहा था खरकड़ा से बाइक बाइक पे, और ट्रैक्टर वाला ने दिए, बोके वाला ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको सूचना कैसे मिली? सूचना तो गाँव वाला ने दी हमारा ने। क्या बताया? नो बताई भाई एक्सीडेंट हो गया। फिर हम आए जब ये थाना तेल लगेगा मालिक। अच्छा, क्या काम करते हैं? और डिलीवरी गाड़ी चलाओ, प्राइवेट गाड़ी। दीपावली के बाद से जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब स्तर पर पहुंच रहा है। मंगलवार को अलवर शहर का AQI 320 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण बढ़ने के कारण सुबह और शाम के समय शहर के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया रहा। लोगों ने आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। चिकित्सकों ने नागरिकों को सुबह की सैर और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। वहीं नगर निगम की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और सफाई कार्य तेज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों और वाहनों से निकलने वाला धुआं और मौसम में नमी वायु प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण है। प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने की अपील की है। लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। CMHO को जिला अध्यक्ष मयंक शर्मा के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। इसमें लैब के अतिरिक्त कार्य नहीं दिए जाने, नियमानुसार डे हाफ और द्वितीय शनिवार अवकाश दिए जाने, संवर्ग पदों की मैपिंग आदि मांगे शामिल हैं। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि CMHO ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उधर इस दौरान राजेंद्र पारिक, कुशाल भारत सोनी, कविंद्र जैन, ज्वाला सिंह और सुनील दत्त आदि मौजूद रहे। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST9 की एक बार फिर शानदार साइटिंग हुई। दिल्ली से आए पर्यटकों ने झाड़ियों में बैठी बाघिन का वीडियो कैमरे में कैद किया, जिसे देखकर वे बेहद रोमांचित हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघिन ST9 सरिस्का की शान बन चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार उसी की साइटिंग होती है। सोमवार को यह बाघिन सदर रेंज में नजर आई, जहां विदेशी पर्यटक भी सफारी के दौरान मौजूद थे। उन्होंने बाघिन की आकर्षक आंखों वाला वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वहीं सरिस्का के अधिकारियों ने बताया कि विदेशी पर्यटक 2 पारियों में सफारी कर रहे हैं और बाघिन को देखकर वे काफी खुश नजर आए। CCF संग्राम सिंह के अनुसार यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बाघ या बाघिन की साइटिंग रोमांचक अनुभव होती है। वर्तमान में ST9 और ST21 दोनों ही अपनी निर्धारित टेरिटरी में सक्रिय हैं और अक्सर पर्यटकों को दिखाई दे जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो सरिस्का हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनको टाइगर की साइटिंग होना एक रोमांचकारी अनुभव तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी लगता है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सरिस्का आए हैं तो उनको टाइगर दिख जाए। तो अच्छी बात यह है कि सरिस्का में जो ST9 टाइगर्स है और 20 ST21 है, ये ऐसे टूरिज्म जोन में है कि जंगल के अंदर जाते ही उनकी टेरिटरी है और वहाँ पर पहुँचते ही अगर उनकी साइटिंग हो जाती है तो एक टूरिस्ट को बड़ा रोमांच का अनुभव होता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। बाकी जंगल में अभी क्योंकि पानी काफ़ी इस बार बारिश अच्छी हुई है तो उसके बाद काफ़ी घना जंगल हो जाता है। तो जैसे जैसे घास कम हो जाएगी और जो ग्रीननेस जो कम होगी तो उसकी वजह से थोड़ा और एरिया खुला होगा, तो सर्दियों में अच्छी साइटिंग होने की पूरी। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने देवरी मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल पालन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घड़ियाल संरक्षण और कृत्रिम प्रजनन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी ली, साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं को सराहा। वन मंत्री ने कहा कि घड़ियालों की पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब राजस्थान में भी चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि चंबल अभयारण्य घड़ियाल पालन केंद्र में चंबल नदी के घाटों से एकत्र किए गए अंडे लाए जाते हैं। इनमें से निकलने वाले बच्चों को लगभग 3 साल तक पालकर नदी में छोड़ दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर ने हाल ही में इरादा बाल गृह में रह रहे पुनर्वास योग्य बालकों के संबंध में कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने गृह में बच्चों के पुनर्वास के संबंध में धीमी गति और प्रबंधन समिति की बैठकों के नियमित रूप से आयोजित नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है।
यहाँ रह रहे बालक नूरी, विवेक, बिट्टू, निरुक्त और शेषित आदि के पते और परिजन की सूचना प्राप्त कर शीघ्र पुनर्वास की हिदायत दी गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बाल गृह में फरवरी 2025 के बाद प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सुधार को लेकर पत्र जारी किया है। साथ ही कहा है कि बाल कल्याण से संबंधित संस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एटक ने रोडवेज महिला कंडक्टर को लक्ष्मणगढ़ में घायल करने के 2 आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह घटना लगभग 1.5 महीने पहले की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी सहित अनेक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। सैनी के अनुसार उप शासन सचिव हाकम खां सहित उनके परिवार पर हमले के मामले में लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक महिला कर्मचारी के साथ मारपीट करने वालों को पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में 24 अक्टूबर को धरना, 29 अक्टूबर को रैली और 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रोडवेज बसों का चक्का जाम प्रस्तावित है। अलवर आगार की जो महिला कंडक्टर थी, उसके साथ लक्ष्मणगढ़ में जिस प्रकार से मारपीट की गई, आज उसको 1.5 माह हो गया। इस 1.5 माह के अंतराल में जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो लगातार एसपी से, डीएसपी से, वहाँ के थाना इंचार्ज से, सभी से बातचीत कर चुके हैं कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, परंतु 1.5 माह के पश्चात भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसलिए रोडवेज कर्मचारियों ने मजबूरी में 29 तारीख को 24 तारीख का तो धरने का प्रोग्राम किया गया था और 29 तारीख को रैली का प्रोग्राम है जो रोडवेज बस स्टैंड से होकर कस्टक की जाएगी। आज भी ज्ञापन आज भी जिला एटक ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें भी मांग की गई है कि इन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा रोडवेज कर्मचारियों ने 5 तारीख को 2 घंटे का चक्का जाम करने का आह्वान किया है। अगर सरकार ने नहीं माना, प्रशासन ने नहीं माना, तो कार्रवाई को और आगे करने पर वो अड़िग है। तो इसलिए मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि पीड़िता को कानूनी संरक्षण मिल सके, कानूनी उसको जो न्याय है वो मिल सके। अभी हाल ही में जो घटना हाकम खां के साथ में हुई है, जो उप शासन सचिव है, उनके अपराधियों को तो इन्होंने तुरंत पकड़ लिया गया क्योंकि वो उप शासन सचिव है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, परंतु एक महिला कर्मचारी के साथ में जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये एक भेदभावपूर्ण पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है जिसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया। अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण का 29 अक्टूबर से शुभारंभ होगा। गत वर्ष सफल आयोजन के बाद खिलाड़ियों द्वारा इसे लेकर खासी रुचि दिखाई जा रही है। जिले के 10 मैदानों में हजारों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वी शक्ति संस्था के बैनर तले अलवर जिले में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन 29 से 31 अक्टूबर तक विधानसभा स्तर पर होगा। 29 अक्टूबर को भिवाड़ी के बीडा स्टेडियम में दोपहर 1 बजे, बहरोड के आरपीएस स्कूल खेल मैदान में दोपहर 3 बजे और 30 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे अलवर के आरआर कॉलेज खेल मैदान में आयोजन होगा। इसी तरह कई अन्य स्थानों पर यह दौर चलेगा। वहीं सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 14 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। इसी तरह 7 से 9 नवंबर तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैडमिंटन, बॉक्सिंग और योग प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। भाजपा जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के खेलों का आयोजन आरआर कॉलेज के खेल मैदान पर होगा। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जितेंद्र सिंह राठौड़, अरुण जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी इसका जायजा लिया। साथ ही सांसद के निजी सचिव ने व्यवस्थाओं को देखा। सर, आगामी 3 दिनों में अलवर खेल उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कब कहाँ क्या कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे और विधानसभा वार भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भूपेंद्र जी कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, क्या जानकारी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत पूरे भारत के सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं और मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताने में ये बहुत खुशी है। सभी अलवर जिले वासियों के लिए भी ये गर्व की बात है कि अलवर में दूसरे वर्ष में अलवर सांसद खेल उत्सव के आयोजन लगातार 10 खेल मैदानों पर पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। इस बार हमारे पास में लगभग 50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
अलवर लोकसभा क्षेत्र अलवर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 29 अगस्त को हमारे खेल मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी ने खेल दिवस के उपलक्ष्य में अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में, आपको ध्यान होगा, इस अलवर सांसद खेल उत्सव के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। और अलवर को एक बहुत बड़ी सौगात अलवर के विधायक आदरणीय संजय भाई साहब और अलवर सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के कहने पे अलवर में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ प्रदान किया था माननीय मांडविया जी ने। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, जो लगभग 50,000 की संख्या को पार कर चुके हैं। 29, 30 और 31 इन तीनों दिन अलवर के लोकसभाओं के 10 मैदानों पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 35,000 से अधिक प्रतिभागी एक ही बार में भाग लेंगे। कई सारे खेल हो रहे हैं इनमें, जिनमें रस्साकशी है, खो खो है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है और योगा है। इन सब के भी आयोजन किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रामगढ़ विधानसभा में RBS स्कूल में, राजगढ़ विधानसभा में प्रताप स्टेडियम में, अलवर शहर विधानसभा के आयोजन RR कॉलेज ग्राउंड में, अलवर ग्रामीण विधानसभा के LIT में, मुंडावर के जो वो होंगे, मुंडावर के जो हैं वो स्टेडियम में हो रहे हैं, तिजारा वाले भिवाड़ी स्टेडियम में किए जा रहे हैं, किशनगढ़वास के नवोदय विद्यालय में किए जा रहे हैं। इस प्रकार सभी विधानसभाओं में ये अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। माननीय हमारे यशस्वी सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में अलवर के सभी युवा अपने स्वस्थ शरीर के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए भारत को मजबूत बनाते हुए फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ये आयोजन हो रहा है। सर, माननीय भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री, इन खेलों में कब कब पहुंचेंगे आगामी 3 दिनों के अंदर? वैसे तो सारा कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। उन्हीं की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे सभी खेल संघ और सभी PTI संघ और अन्य अलवर के जिले की जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं जो कि खेलों के प्रति अपनी भावनाएं रखती हैं, वो सब इनमें रहेंगी। माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब परसों सुबह 7:30 बजे RR कॉलेज के ग्राउंड पर, जहां हम अभी इस समय खड़े हैं, वहीं पर हम सब के साथ में रहेंगे। कल की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की, टीम डिवाइडेशन की और इन सब के लिए रहेगी। परसों से शुरुआत होगी। माननीय जिलाध्यक्ष जी श्री अशोक गुप्ता जी, माननीय अलवर शहर के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़ जी, इस कार्यक्रम के सभी संयोजक और हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार, माननीय उमराव लाल जी सैनी जो हमारे खेल प्रशिक्षक भी रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, पार्षद अरुण जैन जी, अन्य सभी भाजपा की जो टीम है जो इस अलवर सांसद खेल उत्सव को देख रही है, वो सब लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज यहाँ पर उपस्थित हैं। केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति का शपथ ग्रहण समारोह अलवर कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर में 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे होगा। इसमें मुख्य अतिथि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव होंगे, जबकि शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समिति के मुख्य सचिव विजेंद्र गोयल ने यह जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मंडी से संबंधित समस्याओं को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा मंडी टैक्स और यूजर टैक्स पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री हमारे भूपेंद्र जी आ रहे हैं शाम को 5 बजे। इसमें हमारे कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें संजय शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी ये पधार रहे हैं। कितने सदस्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें शपथ लेंगे? 21 सदस्य शपथ लेंगे। इसमें कार्यक्रम कहाँ होगा सर? शिव मंदिर प्रांगण, कृषि उपज मंडी अलवर। सर, कार्यकारिणी शपथ लेने के बाद किस तरह काम शुरू करेगी, किन विचार विमर्श को लेकर आगे बढ़ रही है? मंडी में सफाई व्यवस्था, किसानों की समस्या, पानी की समस्या, ये समस्या को लेकर आगे बढ़ेगी। सर, व्यापारियों की भी कई समस्या आती है, जैसे पहले मंडी टैक्स था, उससे पहले यूजर टैक्स था, अभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आपको लगता है कि केंद्रीय मंत्री से मामले में चर्चा होगी? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री से पहले भी चर्चा चल रही थी, संजय शर्मा जी से भी चल रही थी इस मुद्दे पर। जो हमारी यूजर चार्ज लगा था, इसमें अभी कार्रवाई चल रही है, जहां तक ही हट जाएगा। सर, मंडी में भी कई जगह की वो जो होती है जिसमें माल कई बार भीजता है और भी कई समस्याएं हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ 3 कॉमन फंड अभी बने नहीं हैं, उनके बनाने का प्रस्ताव भेज रखा है मंडी सेक्रेटरी ने, वो बन जाएंगे। कुछ बने हुए हैं, कुछ एक बड़े प्लेटफार्म की अभी चल रहा है, पक्का हो रहा है वो D ब्लॉक के बगल में, तो उससे काफी निजात मिलेगी इसमें। तो इसमें सभी के सदस्य में सभी पदाधिकारी या सदस्य जिनको शपथ दिलाई जाएगी? सारे पदाधिकारी।
सदस्य भी है सर इसमें कुछ? कार्यकारिणी सदस्य है, पदाधिकारी प्लस। कितने सदस्य हैं, कितने पदाधिकारी? 21 कार्यकारिणी सदस्य हैं, 7 पदाधिकारी, टोटल 28 है। और वहीं अलवर क्रय विक्रेता सहकारी समिति की ओर से कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय में डीएपी और यूरिया सहित अन्य खाद वितरित किए जा रहे हैं। यहां मौजूद कार्मिक महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि सरसों और गेहूं की बुआई में डीएपी और यूरिया के साथ अन्य खाद की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन समिति के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसान सीधे कार्यालय पहुंच रहे हैं और उन्हें खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समिति अलवर के जो मंडी कार्यालय है, यहाँ पर किसान आ रहे हैं, खाद लेके जा रहे हैं। जी। कौन कौन से खाद, डीएपी, यूरिया तमाम कितना स्टॉक में है, कितना दे रहे हैं, क्या स्थिति है किसानों को खाद का वितरण को लेकर? ऐसा है सर, हमारे पास यूरिया है 457 बैग, डीएपी है 242 बैग, पोटास है 83 बैग, और टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट 262 बैग है, और पॉलीहेलाइट 111 कट्टा है, 111 बैग, और एसपीसीएल 358 कट्टा, और राइजो सुपर 36 थैली 4 केजी में। मतलब हमारे पास तकरीबन सभी खाने हैं किसानों के लिए, किसान भाई आए और आराम से ले जाए। तो मुख्य तौर पर तो सर डीएपी और यूरिया की डिमांड ज्यादा रहती है। मोस्टली ज्यादातर किसान डीएपी या यूरिया का, जो दोनों मौजूद है हमारे पास। अभी सर किसानों को किस तरह की कोई समस्या नहीं है खाद के वितरण को लेकर? आसानी से मिल रहा है? नहीं, आसानी से है। अब डीएपी क्या है, बिल्कुल आसानी से आ रहा है, यूरिया भी मिल रहा है। अब सर ये कब तक किसानों को इसको ज्यादा आवश्यकता रहेगी, यूरिया की और डीएपी की? देखो, डीएपी की डिमांड तो अभी नवंबर तक तो रहेगी, और यूरिया तो आपका जनवरी तक चलता रहेगा। अब सर मुख्य तौर पर ये सरसों और गेहूं में उपयोग किया जा रहा है जी। तो ये अलवर में उपलब्ध है या सहकारी समितियों में भी उपलब्ध है सर? नहीं, अभी जो क्रपको डीएपी आया था और इफको यूरिया आया था, वो जीएसएस वगैरह सब में गया हुआ है। अब उनको वहाँ कितना वितरण हुआ है, कितना शेष बचा है? जिले में कहीं भी अभी खाद की किल्लत की सूचना नहीं है, आपको क्या लगता है? देखो, इसके बारे में तो आपको एग्रीकल्चर विभाग बताएगा, हम तो हमारी बता सकते हैं आपको। हमारे ऑफिस में क्या उपलब्ध है, हम क्या दे रहे हैं उसके बारे में, बाकी तो जिले के बारे में तो एग्रीकल्चर ही बताएगा। चलो, आपके इसमें ऑफिस में कहीं कोई क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद की कोई समस्या नहीं? नहीं, हमारे यहाँ बराबर आ रहा है और बराबर बांटा जा रहा है? जी जी। तो सर इसको किस तरह से वितरण करते हैं, किसान को कितना देते हैं, क्या नियम है इसको? देखो, ऐसा है, वैसे तो एक किसान को उसकी आवश्यकता के हिसाब से लेता है वो। अगर मान लो उसको 5 कट्टे चाहिए और हम 2 भी दे रहे हैं, तो 2 आदमी 3 आदमी लाइन में लगाएगा। अभी किल्लत है नहीं, तो किसान अगर मान लो 2 मांग रहा है, 5 मांग रहा है, 3 मांग रहा है, इजी गोइंग ले जा रहा है आराम से। जिला संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से मंगलवार को रिवाज रिसोर्ट में दीपावली मिलन समारोह और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। महासंघ संरक्षक सुरेश गुप्ता ने बताया कि संगठन द्वारा व्यापारियों के सहयोग से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में यह आयोजन किया गया है। इसमें महासंघ से जुड़े शहर और जिले के 51 संगठनों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। संयुक्त व्यापारी महासंघ व्यापारियों के कार्य के अलावा सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा हुआ है और समय समय पर ये विभिन्न कार्यक्रम करता रहता है। उसी के अंतर्गत आज अलवर के सभी व्यापारियों का दिवाली मिलन समारोह एवं अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। और आज के अन्नकूट में पूरे अलवर शहर के व्यापारियों को आमंत्रित किया है। या किसी भी ट्रेड के, किसी भी लाइन के व्यापार महासंघ से 51 संगठन जुड़े हुए हैं। 51 संगठनों के जितने भी साधारण सदस्य हैं, उनके कार्यकारिणी सबको यहाँ आमंत्रित किया है। और अन्नकूट का कार्यक्रम है। अन्नकूट में कढ़ी, बाजरा, मूंग, चावल, खीर भगवान को भोग अर्पित करके और आज यहाँ प्रसाद वितरित किया। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीएनबी आरसीटी के निदेशक जेपी मीणा ने बताया कि 31 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण 29 अक्टूबर से प्रताप बास सामुदायिक भवन में शुरू होगा। यहां रहने और भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी आवश्यक है और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण है। सर, आगे जो अभी हम 2 कोर्सेज की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिनमें एक स्टिचिंग है वुमेन्स टेलरिंग का, वो 31 दिन का कोर्स है और ये टोटली निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। और रहना, खाना और यहाँ जो भी सुविधाएं हैं, रॉ मटेरियल जो लगेगा, मशीनें,
कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को सिर्फ अपना समय देना है और 31 दिन के अंदर उसको सारी स्टिचिंग की जो भी लेटेस्ट मॉडल जो अभी सिलाई के बारे में चल रहे हैं, और जयपुर से जो हमारे ट्रेनर आएंगी वो रहेंगी, जो आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह के अब मार्केट है, उसी तरह की सिलाई सिलवाने के हिसाब से उनको बुलाया गया है। ये कहाँ पे ट्रेनिंग हुई है? ये ट्रेनिंग अपने केशव नगर अलवर में ही होगी, जहां हम अभी आपसे बात कर रहे हैं। अलवर में सामुदायिक भवन है अपने भारत टाकीज के पीछे, वहीं पे ट्रेनिंग होगी, यहीं पे रहने की व्यवस्था है। कब से चल रहा है और कब तक चलेगा ये आपका? सर ये अभी 29 तारीख से शुरू करेंगे और 31 दिन का कोर्स होगा। ये बीच में सिर्फ संडे वगैरह की छुट्टी रहेगी, बाकी रेगुलर क्लासें रहेंगी। छठ महापर्व अलवर में भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। अलवर शहर के विभिन्न जलाशयों और सागर तालाब पर सोमवार शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए। इस दौरान वातावरण छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। अधिकांश श्रद्धालु पूर्वांचल क्षेत्र खासकर बिहार और झारखंड के थे, जो अब अलवर में निवास करते हैं। इनके साथ अलवर के स्थानीय श्रद्धालु भी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस महापर्व में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले खरना का व्रत किया गया था। खरना की शाम से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया, जो मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त हुआ। वहीं डॉक्टर महात्री मिश्रा ने कहा कि उन्होंने परिवार सहित पूजा की पूरी तैयारी की थी। उधर व्रती संगीता सैनी के अनुसार सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया गया है। साथ ही मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न हो गया। मेरा नाम संगीता सिंह है। हम पूर्वांचल से हैं, बिहार से, पर अलवर में रह रहे हैं 25-26 साल से। मैं यहाँ पे हूँ। तो हम लोग पहले मम्मी जी करती थी व्रत, अब हम करते हैं। कल खरना से व्रत स्टार्ट हुआ है। सारे दिन कल उपवास रखा था हमने निर्जला। शाम को गन्ने की खीर का प्रसाद लेके फिर व्रत में 36 घंटे का व्रत कर रखे। आज सुबह से निर्जला उपवास है। अभी हम शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, फिर कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके तब हमारे व्रत का समापन होगा। अब यहाँ पे क्या तैयारी कैसे चल रही है? मतलब दिए जलाते हैं, क्या करते हैं? दिए जलाएंगे, शाम को डूबते सूरज को अर्घ देंगे। पानी में जो व्रती है वो जल में खड़े होके डुबकी लगा के डूबते सूरज को अर्घ देंगे। मेरा नाम डॉक्टर मैत्री मिश्रा है। हमने यहाँ पे छठ पूजन की तैयारी की है। तैयारी में हमने जो प्रसाद बनाया है उसमें ठेकुआ है, बुसवा है और तरह तरह के व्यंजन रखे हमने, और हमारे सीजन की जितनी भी सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो सब हमने प्रसाद में रखा है। और दिया जला के सूरज देवता के सूर्यास्त के लिए हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना करेंगे और दिए जलाएंगे और अगरबत्ती धूप के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, और फिर कल हम पुनः दोबारा सूर्योदय के साथ उनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से पूरे अलवर शहर को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ पर्व जो है, ये आज के समय में सिर्फ भारत नहीं अपितु पूरे के पूरे विश्व के अंदर में इसको मनाया जाता है। 4 दिन का ये छठ पर्व होता है, जो कि सबसे पहले परसों के दिन नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ। नहाए खाए के दिन में लोग नहाने धोने के बाद में उसके बाद में व्रत प्रारंभ करते हैं, पूजन प्रारंभ करते हैं। फिर कल के दिन खरना होता है। कल जो भी व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, वो कल के दिन सुबह से लेके शाम तक निर्जला रहते हैं और फिर शाम को माता का पूजन करके, सूर्य भगवान का पूजन करके गुड़ के चावल की खीर खाते हैं। उसके बाद फिर व्रत दोबारा प्रारंभ होता है, जो कि उसके बाद में कल शाम से लेके अब आज शाम तक और आज से लेके अब सुबह तक ये निर्जला व्रत रहेगा। ये छठ व्रत होगा, जो कि करीबन 36 घंटे का व्रत होता है, जो निर्जला होता है। और व्रत रखने वाले माता से, सूर्य भगवान से जो भी मनोकामना करते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। और यही पूरे के पूरे आज के समय में पूरे देश में, बिहार से निकल के, यूपी से निकल के ये व्रत देश के हर कोने में आज के समय में है और पूरे देश विदेश के अंदर में। और आस्था का उस प्रकार का आप कहेंगे, आप देख सकते हैं इस सागर के ऊपर में, जो कि पूरे साल भर इस सागर पे किसी प्रकार का कोई पूजन कार्य नहीं होता है, लेकिन छठ वाले दिन, इन 2 दिनों के लिए यहाँ पर जो मेला लगता है, ये पूरा अलवर शहर देखता है। वहीं इस दौरान अलवर के सागर तालाब पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दिया। विश्व स्तरीय निरंकारी संत समागम का आयोजन 31 अक्टूबर से समालखा हरियाणा में होने जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन में अलवर से भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचेंगे। जिला संयोजक सोमनाथ एवं सेवा दल संचालक शिलीराम के नेतृत्व में जिले भर से करीब 25 बसों द्वारा 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे श्रद्धालु रवाना होंगे।
साथ ही अनेक श्रद्धालु ट्रेन और अन्य साधनों से जाएंगे। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं राजपिता रमित जी के सानिध्य में संत समागम हो रहा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरतल की नई अनाज मंडी में गत रात्रि 9 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए। शातिर अंदर रखा सामान और बही खाते बिखरा कर चले गए। इन फर्मों में उड़ीसा ट्रेडिंग कंपनी, गंगा भागवत, श्याम महेंद्र प्रसाद, ज्वाला साहब, बदलू प्रसाद, रघुनंदन एंड सन्स और खंडेलवाल ब्रदर्स शामिल हैं। व्यापारियों ने अपने CCTV कैमरे चेक किए तो 4 चोर नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई सामान पार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 10 दिन पहले भी नई अनाज मंडी से सरसों के 36 कट्टे चोरी हो गए थे। व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने सिक्योरिटी एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उधर मंगलवार को कृषि उपज मंडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही नए सिक्योरिटी टेंडर की मांग उठाई गई। इस मौके पर व्यापार समिति अध्यक्ष गुप्ता सहित गिरीश डाटा, संजय गुप्ता, कपूर चंद्र गुप्ता, कमलेश अग्रवाल और सर्वेश डाटा आदि मौजूद रहे। व्यापारियों ने बंद CCTV कैमरे शुरू करने और मंडी के चारों ओर मौजूद अवैध रास्तों को बंद कराने पर भी जोर दिया है। हम अभी 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास सभी व्यापारी व्यापार समिति में या सामूहिक रूप से इकट्ठा कर कि हमें क्या कदम उठाना है इसकी अभी जानकारी देंगे। अभी सबसे बड़ी बात ये, पुलिस प्रशासन को मेरे व्यापारियों ने 5 बजे 6 बजे फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये तो इन्होंने जयपुर फ़ोन किया है तब जाके पुलिस आई है। ये स्थिति यहाँ पे पुलिस प्रशासन की है। तो रात बिरात कोई काम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, किससे कहें। पर चौकीदारों की ढंग से व्यवस्था नहीं है। नहीं, चौकीदार की ऐसा है, हमारे पास करीब 1,40-1.5 लाख के आसपास ठेका है सुरक्षा, जिसमें से मात्र 50,000 रुपये सुरक्षा पे खर्च हो रहे हैं। रात को 8 आदमी है, 5-5 हजार के, और 8 आदमी भी क्या है, वो परेशान आदमी है। कोई दारू वाला भर्ती कर रखा है, कोई नाबालिग भर्ती कर रखा है, वो आराम से बैठ के मोबाइल चलाते हैं पूरी रात। कोई उनका सुरक्षा से मतलब भी नहीं है। सारी लापरवाही सुरक्षा एजेंसी की है। मैं ये कहता हूँ, टोटल लापरवाही सुरक्षा एजेंसी की। एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम अभी मंडी कार्यालय से पता पड़ेगा, पर अभी श्याम यादव के पास है एजेंसी, किस नाम से है। और वहीं रामगढ़ के मुख्य बाजार में 2 दुकानों के ताले तोड़ लिए गए। साथ ही एक शॉप से शातिर हजारों का सामान चुरा ले गए।
देर रात करीब 3 बजे यहां स्थित स्वर्णकार रामजीलाल सोनी और गुलशन गारमेंट्स पर यह वारदात हुई है। शातिरों ने हजारों के कपड़े पार कर लिए। हालांकि ज्वेलर्स शॉप के ताले तोड़ने के बावजूद वे चोरी नहीं कर पाए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दोनों दुकानदारों की तरफ से रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। चोरी की घटना के अंजाम दिया गया मगर नहीं हो पाई और रात को 1 बजे से और उन्होंने 3 बजे तक प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज हैं। पड़ोसियों के जाग होने पर हमको सूचित किया गया। हम आए तो शटर चैनल टूटा हुआ मिला, शटर की क्या नाम है ताले टूटे हुए मिले। अच्छा, सामान नहीं गया कोई भी? सामान की कृपा हो गई। तिजारा में विधायक महंत बालकनाथ ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने हर घर स्वदेशी का आह्वान किया है। विधायक ने कहा कि दुनिया आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे राष्ट्र से प्रेरणा ले रही है। अहिंसा सर्कल के पास हुए सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। महंत बालकनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर स्वदेशी का महामंत्र दिया है। इससे पहले उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 127वां संस्करण कार्यकर्ताओं के साथ सुना। साथ ही SBF रैपिड इंडस्ट्रीज के सौजन्य से प्रदान की गई डिजिटल मशीन का उद्घाटन किया। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाला लाल सोना यानी प्याज इस बार किसानों के लिए आर्थिक संकट लेकर आई है। उत्पादन में कमी के साथ ही बाजार में सही दाम नहीं मिल पा रहे। ऐसे में लागत निकलना मुश्किल हो गया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में किसान खेतों में खड़ी लाल प्याज की फसल को ट्रैक्टर से जोत रहे हैं, जिससे उसमें दूसरी फसल बोई जा सके। ऐसे में किसानों की पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है कि वे मंडी तक ले जाने का खर्च करने के बजाय उपज को खेतों में ही रौंद रहे हैं। फिलहाल प्याज के थोक दाम प्रति मन 200 से 500 रुपए तक मिल रहे हैं। किसान कालू खान, पप्पू, श्यामलाल, छोटेलाल, करण सिंह और इंद्रमल आदि ने लाल प्याज का निर्यात खोलने पर जोर दिया है। उधर प्याज के दाम बेहद कम मिलने के कारण राजगढ़ के ग्राम चंदपुरा स्थित एक नदी में अज्ञात किसान अपनी उपज को डाल गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि कोई किसान 3 से 4 ट्रॉली प्याज मंडी में ले जाने की बजाय नदी में पटक गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्याज की बम्पर पैदावार है, लेकिन सही दाम पर कोई लेने वाला नहीं है। 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्च आता है, लेकिन लागत भी नहीं निकल पा रही है। अलवर शहर के विवेकानंद नगर में क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से बैठक की गई। साथ ही कुरीतियों की रोकथाम और आयुर्वेद एवं स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान जितेंद्र सिंह, रोशन सिंह, माता दीन सिंह और बहादुर सिंह आदि ने विचार रखे। वक्ताओं ने समाज को संगठित रखने पर भी जोर दिया। मालाखेड़ा निवासी काजल साहू को SGFI अंडर 17 गर्ल्स टीम की मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। ऐसे में खेल प्रेमियों ने हर्ष जताया है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा के सुनील साहू पैरा ओलंपिक खेल में भाग लेकर मालाखेड़ा सहित अलवर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा काजल साहू ने भी कई मेडल हासिल किए हैं। क्षेत्र के प्रतिनिधि सावित्री नरेंद्र मीणा, सिद्धार्थ व्यास और सतीश चौधरी का कहना है कि मालाखेड़ा क्षेत्र से अनेक प्रतिभाएं सामने आई हैं। इंदरगढ़ GSS से जुड़े दर्जनों गांवों में अब रात की जगह दिन में विद्युत सप्लाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इसे लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जूली ने विद्युत निगम के अधिकारियों से बात की थी। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार ग्रामीणों और मीडिया के माध्यम से पता लगने पर अधिशासी और अधीक्षण अभियंता को अवगत कराया गया था। उधर सहायक अभियंता तनिष्क कुमार ने बताया कि अब एक हफ्ते सुबह 9 से 2 और अगले हफ्ते दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक विद्युत सप्लाई दी जाएगी। फिलहाल रात में बिजली सप्लाई से सर्दी और वन्य जीवों के कारण सिंचाई मुश्किल हो गई थी। अब दिन में आपूर्ति देने पर इमरान खान, हरिओम सिंह, दीनू खान, आसदीन, बाबूलाल और रामस्वरूप मीणा आदि ने आभार व्यक्त किया है। मालाखेड़ा उपखंड के इंदरगढ़ 33 kV ग्रिड सब स्टेशन से जुड़ने वाले 1 दर्जन से अधिक गांवों में रात्रि को विद्युत सप्लाई की जा रही थी, जिसके विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। उसका समाचार प्राथमिकता से प्रसारित किया गया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने अब रात के बजाय दिन में ही बिजली की सप्लाई देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर सभी ग्रामीणों ने मीडिया का आभार भी व्यक्त किया है। मैं उद्देश्य सिंह,
खुशालगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर हालत में बना हुआ है। ऐसे में मरीजों और स्टाफ को आशंका बनी रहती है। यहाँ दीवारों और छत से आए दिन चूना झड़ता है। यह रोगियों और कर्मचारियों पर भी गिर जाता है। अस्पताल में रोजाना आउटडोर मरीजों की संख्या 20 से 25 रहती है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया कि यहाँ हाल ही में टीन शेड लगवाए गए हैं, साथ ही मेंटेनेंस बजट भी दिया हुआ है। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम के बदलने के बाद अब अचानक सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में खांसी, जुकाम, दमा और बुखार आदि की आशंका बढ़ जाती है। डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि बच्चे भी ठंड से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें पर्याप्त गर्म वस्त्र पहनाना जरूरी है। साथ ही सांस से जुड़े रोगियों को मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। अब जैसे सर्दियां प्रारंभ हुई हैं तो अभी अस्थमा और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जैसे सर्दी बढ़ती है तो उनकी संख्या बढ़ती है और छोटे बच्चों में ठंड, जुकाम, बुखार के मरीज आ रहे हैं। तो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और सुबह शाम सर्दी से बचाएं बच्चों को। और जो दमा, सांस के मरीज हैं वो बाहर निकलें तो मास्क लगा के बाहर निकलें और डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ, उचित परामर्श लेके दवाइयाँ। खाने पीने में क्या होगा? खाने पीने में बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खाएं। तिजारा कस्बे के वार्ड 4 में छठ पूजा महापर्व का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां मौजूद मनोज कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सतपाल प्रजापत, दौलत प्रजापत, मनोज कुमार, सरोज कुमार, सच्चिदानंद सिंह, हर सिंह सैनी, रघुवीर, संतोष और राधे सैनी आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी की कृष्ण वाटिका में छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने छठ माता और गंगा माता की आराधना की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण सदस्य संजीव अग्रवाल ने विचार रखे। उन्होंने पूजा में उपयोग किए गए फलों के बीजों को कचरे में फेंकने के बजाय बोने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह बीज पेड़ बनेंगे और इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा। रेवाड़ी पुलिस ने पोसवाल चौक स्थित एक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय पहुंचकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के 4 आरोपियों की शिनाख्त परेड निकाली। इसे लेकर समीपवर्ती भिवाड़ी में भी चर्चा रही। इस दौरान लोग बदमाशों के वीडियो बनाते हुए नजर आए। गौरतलब है कि स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने फैक्ट्री में चल रहे ट्रांसपोर्ट ठेके में हिस्सेदारी डालने या फिर 1 करोड़ की रंगदारी देने की धमकी दी थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर मुख्य आरोपी मुंडनवास निवासी रवि सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को अंबेडकर चौक से माता चौक एवं पोसवाल चौक स्थित घटनास्थल तक शिनाख्त परेड निकाली। इस दौरान डीएसपी क्राइम सुरेंद्र शोरान भी मौजूद रहे। ये परसों हमें सूचना मिली थी कि पोसवाल चौक पे श्याम टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है। वहाँ कुछ बदमाशों ने आके उसको धमकाने की कोशिश की है। ये मामला था, शंकाई कंपनी में इनकी बसें चलती हैं जो वर्करों को लाती हैं और लेके जाती हैं। तो इन्होंने आके कहा कि वहाँ पे है ना, इन बसों को हटा लो, अदरवाइज हम आपके साथ परेशानी करेंगे। और इस बारे में इन्होंने कुछ मंथली की भी बात की, जिस पे कंप्लेंट मिलते ही तुरंत हमने एफआईआर दर्ज की और रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्य करते हुए चंद घंटों में जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो अभी पुलिस रिमांड पे है। और उसके बाद कल बाकी आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अनुसंधान अभी किया जा रहा है। तो अभी आज बाजार में लेकर आप गए थे, क्या वजह थी? ये तो मुकदमे से संबंधित ही अनुसंधान का एक पार्ट था, जिसमें कुछ निशानदेही करवानी थी इनसे, उसी संबंध में इनको लेके गए थे। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ के आमजन को भी और अपराधियों को भी कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस का एकमुश्त एजेंडा है कि आमजन व काम धंधा करने वाले लोगों को भयमुक्त और व्यापार हितैषी माहौल उपलब्ध करवाना। और इस कार्य में अगर कोई भी अपराधी किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अपराधी अच्छी तरह समझ लें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा की ओर से यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि 31 अक्टूबर को यह दौड़ अलवर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि देश का एकीकरण करने में सबसे बड़ा हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उन्हें देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वहीं भाजपा ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।
आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या जानकारी? लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में माननीय पटेल जी को श्रद्धांजलि और अपना आभार प्रकट करते हुए 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सरदार यूनिटी एट 150 ऐसा आयोजन चला रही है। सरदार पटेल जी ने जिन्होंने भारत राष्ट्र को एक करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के प्रथम गृह मंत्री बने, उन्हीं की बदौलत आज पूरा भारत एक है। अनेक रियासतों में अलग अलग विभक्त भारत को यदि किसी ने एक किया तो वो सरदार पटेल जी थे। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से माननीय मोदी जी के आदर्शों में सरदार पटेल का नाम बहुत ऊंचा है। मोदी जी ने सरदार पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई है, जो कि आज विश्व का एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस ने पहले भी सरदार पटेल की अवमानना की, उनका तिरस्कार किया और जो उनको सरदार पटेल जी के साथ नहीं करना चाहिए था वो सब किया। इतना सब कुछ करने के बाद में भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरदार पटेल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी अलवर विशेष रूप से यदि मैं आपको निवेदन करूं तो अलवर में भी यूनिटी 150 सरदार पटेल जी की यूनिटी रन निकाली जाएगी, जो कि 10 किलोमीटर के लगभग की रहेगी। 3 किलोमीटर इसमें माननीय हमारे साथ में सांसद महोदय भी रहेंगे। स्थान उसका भी कुछ निश्चित है, जो कि नेहरू पार्क से शुरू होकर और शहीद स्मारक पर नमन करते हुए हम लोग मन्नी कबड़, चर्च रोड, होप सर्कस, बजाजा बाजार, त्रिपोलिया और फिर विवेकानंद चौराहे पर उसका समापन करेंगे। इस प्रकार लगभग 3 किलोमीटर की ये पहले दिन की यात्रा रहेगी। सर, किसी के साथ हर संसदीय क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी, जो कि नवंबर के महीने में चलेगी। युवा मोर्चा इसकी सहयोगी संस्था है। युवा मोर्चा के हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी देशभक्त संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उन सब के भी द्वारा यूनिटी रन निकाली जाएगी। सर, इसको समय और दिनांक क्या रहेगी? 31 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे नेहरू पार्क से शुरू होगी। सर, आपको लगता है कि बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश की एकीकरण की जो बात है वो काल्पनिक ही रहती है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आज़ादी तो मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अंग्रेज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के गए कि भारत को खंड खंड कर गए, सब रियासतों को अलग अलग कर गए। मैं समझता हूँ कि यदि सरदार पटेल अपने वाक बुद्धि चातुर्य से इस भारत को एक नहीं करते तो आज ये भारत अनेक खंडों में विभक्त होता। हर रियासत अपना अपना ताना, अपना अपना राग अलाप रही थी, लेकिन सरदार पटेल ही एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश की खातिर, मातृभूमि की खातिर भारत माता को एक सूत्र में पिरोकर आज इस भारत का जो निर्माण हम देख रहे हैं, भारत का स्वरूप हम देख रहे हैं, जो भारत माता का ये वैभव हम देख रहे हैं, उसके पीछे यदि कोई मुख्य रूप से है तो हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, अपनी भावांजलि भी अर्पित करता हूँ। सर, आपको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर रियासत का मामला भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा जाता उस समय, तो वो भी अखंड रूप से भारत के साथ होता? आज उसके 3 टुकड़े नहीं होते। आज जो भी जम्मू कश्मीर या चाइना का और पाकिस्तान का जो बीच में इसमें बेशक इसमें कोई शक मामला है, वो नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भी रियासतें दी गई उनको उन्होंने एकीकरण किया। हैदराबाद रियासत ने भी, जैसा कि बाद में उनको भी, हैदराबाद की रियासत को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और जूनागढ़ के नवाब को भी सरदार पटेल ने इस भारत में सम्मिलित कराया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ससुराल लौटने से इनकार करने पर सास की आंखों में मिर्च डाल पत्नी का किया अपहरण। बख्तल चौकी क्षेत्र की कमला कॉलोनी में हुआ हंगामा। नामी ब्रांडों की नकली शराब बेचने का हुआ खुलासा। आबकारी टीम ने नयाबास में दबिश देकर दबोचा आरोपी। भारी मात्रा में देसी शराब सहित अंग्रेजी मदिरा की खाली बोतलें की जब्त। सोने के बहाने पीतल के आभूषण थमा ऐंठे 7 लाख। एनएबी पुलिस ने की 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। और मंदिरों को भी नहीं बख्श रहे कलयुगी चोर। अखेपुरा क्षेत्र के 2 मंदिरों में दान पात्र तोड़ पार की नकदी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।